पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड और स्क्रीन पर है अवेलेबल। आप में से प्रत्येक लोग जैसे प्रतिदिन करते हैं उसी तरह से एक सक्रियता भरा मैसेज डालें कि हम शुरू करने चल रहे हैं, पेन कॉपी रेडी है, आप कमिटेड हैं, आप तैयार हैं। इसका एक थंब इंप्रेशन हमें प्रोवाइड करें जिससे एक एनर्जी के साथ मैं सेशन की शुरुआत कर सकूं, पहले प्रश्न की शुरुआत कर सकूं। आप सभी लोग रेडी हैं, इसका एक हमें सूचना जरूर दे दिया करिए। ठीक है, पहले प्रश्न की बात किया जाए, देखिए रूट के अंदर के नंबर हैं 72 है, गुणे 18 है, प्लस रूट में 0.04 है, प्लस रूट में ही 0.64 है। मान पूछा है, आप में से जो लोग इसको कर सकते हैं प्लीज उत्तर दे दें हमें फटाफट, आंसर कितना आ रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पर वर्गमूल की ही बात है, लेकिन वो नंबर आपको पूर्ण वर्ग की तरह नजर नहीं आ रहे होंगे, बट मैं उनको ला सकता हूँ कैसे। अगर आप 18 को 9 कर दे, देखिए रूट के अंदर ही है, और 2 कर दे, मतलब 2 गुणे 9 कर दे, 2 को इसके साथ अगर मर्ज कर दें तो यह चीज ऐसा हो जाएगा 144 हो जाएगा, और 9 अलग से रह जाएगा। प्लस आगे जैसे लिखा है, देखिए अभी यहाँ पर अगर हम सोचे तो वर्गमूल ही करना है। वर्गमूल में सबसे पहले मैं दशमलव अगर देखता हूं तो दशमलव के अंक में काउंट करता हूं। सबसे अच्छी बात है दशमलव के अंक 2 स्थान पर है। यहाँ पर भी आप देखिए दशमलव के अंक 2 स्थान पर है। ऐसी दशा में जो संख्या दी होती है उसी का सीधा सीधा वर्गमूल फाइंड करना होता है। अगर 2 स्थान पर है तो 1 स्थान पर दशमलव लगाना चाहिए। इसी कड़ी में यहाँ पर भी अगर बात करें तो इसका वर्गमूल 8 होगा। यहाँ पे भी दशमलव 1 स्थान पे ही लगेगा, बीच में प्लस सिंबल है। अगर आपने वर्किंग कर ली हो तो आप उत्तर बता ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। इसका वर्गमूल 12 है, इसका वर्गमूल 3 है, ये 12 तिया मिलके 36 है। आप इनको अगर जोड़ दें 0.8 0.2 तो केवल 1 होगा, 1.0 होगा। उत्तर यहाँ पे 37 आएगा, 37 होगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। सही है इस प्रश्न का। आप में से अक्सर लोगों ने हमें उत्तर दिया है, बड़ी खुशी की बात है। आप में से अक्सर लोगों ने हमें उत्तर दे दिया पहले प्रश्न का, डी ऑप्शन है, 37 राइट सोल्यूशन है। मैं दूसरे प्रश्न पर लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। आप सभी लोग अपनी सहमति के साथ इस प्रश्न का भी हल करिए और उत्तर बताइए। एक श्रेणी दी गई है 61 से लेकर के, अगर आप देखो 61, 62, 63 एंड सो ऑन डॉट डॉट करते हुए 69 है। इसने कहा हमसे कि इसको मल्टीप्लाई करो और इनके गुणनफल में, गुणनफल के अंत अर्थात इकाई का मान यूनिट प्लेस क्या होगा। यूनिट प्लेस हमसे पूछा है कि यूनिट प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, कभी भी कोई श्रृंखला ऐसी हो जिसके पदों में हमें अंत में 2 दिख जाए और 5 दिख जाए। 2 साफ साफ दिख रहा है, 63 के बाद 64, 64 के बाद 65 आना ही आना निश्चित है। ऐसी हर दशा में जब भी एक पेयर के तौर पर 2 और 5 अवेलेबल रहेंगे तो निश्चित तौर पे मान के चलिएगा चाहे जितनी बड़ी श्रृंखला होगी उसके यूनिट डिजिट पर आपको 0 ही प्राप्त होगा। मतलब आपको वर्किंग करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, एनालिसिस करने की आवश्यकता है। मैंने देखा था कि यहाँ पे 62 अंत में 2 का इंक्लूड किया है, बीच में 65 भी कहीं ना कहीं प्लेस ले रहा है। तो 5 और 2 के होने की वजह से ये मल्टीप्लीकेशन आपका स्वरूप बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर अंत में 0 कंक्लूड कर लेगा। 0 इस प्रश्न में हमको उत्तर के तौर पे मिल रहा है जो डी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो मैंने बिना किसी डाउट के डी ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। शिवम, सौरभ, विजय, शिवम, विवेक, संग्रह, दिवाकर, आप में एक्स, एस के, अखिल, ब्लॉग, आपने अक्सर लोगों ने हमें 0 उत्तर दिया है। तो बड़ी खुशी और मतलब ये अच्छा फील होता है जब आप इस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं। तीसरा प्रश्न एक आसान सा प्रश्न होगा, लेकिन करना चाहिए ऐसे प्रश्नों को भी। तो बीच बीच में आसान मिलेंगे आपको, तो आसान को देख करके आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाना चाहिए। आपको और प्रोसेस करना चाहिए। जैसे 3 संख्याएं 4, 3, 8 के अनुपात में, 3 संख्या है 4, 3 और 8 के अनुपात में है, देख रहे हैं आप लोग। उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है। तो सबसे छोटी अगर बात किया जाए तो उसका अनुपाती पद 3 है। 3 की तुलना हम तुरंत किससे कर देंगे, 42 से। हमसे सबसे बड़ी संख्या की बात किया है, अर्थात इसने हमसे 8 की बात की है। एक प्रकार से 8 का मान हम निकालेंगे लगातार, एक तरफ से हमें पूरी श्रृंखला में उत्तर 112 दिख रहा है। तो मेरा भी फोकस हो गया, मैं समझ रहा हूँ 14 जाएगा, और 14 का 8 से गुणा कर देंगे तो 112 ही आना है। निश्चित तौर पर आपके रिस्पॉन्स को मैं सही मान रहा हूँ। तो तीसरा प्रश्न आपको कितना उत्तर दे रहा है, 112। कमेंट में यही तेजी ऊर्जा देती है। जब आप लगातार इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं तो लगता है कि हाँ नहीं, बिल्कुल अब सही श्रृंखला है, सही अप्रोच है। अब देखिए, क्योंकि मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है त्रिकोणमिति का अच्छा खासा यूज आपको देखने को मिलेगा। त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक बातें कल मैंने जिक्र किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, साइन है, कोस है, टेन है, जो 3 है बेसिकली उसका रेसिप्रोकल आपको पता है। उसका रेसिप्रोकल आपको सबको आइडिया है कि ओ जो है टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, इस प्रकार से मान होते हैं। हमसे जैसे इस प्रश्न की बात किया कि यहाँ पे बोला है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री और सो ऑन ऐसे बढ़ते गए, तो cos 179 डिग्री परस्पर मल्टीप्लाइड है। cos की बात अगर हम लोग करें तो cos में
अगर हम फंडामेंटल है सॉरी हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास जो बेसिक एंगल्स होते हैं, जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री की बात अगर करें तो 0 डिग्री 1 होता है, 90 डिग्री 0 होता है। उल्टा साइन में होता आपने पढ़ा होगा कि साइन अगर बात करो तो 0 डिग्री पर 0 होता है और 90 डिग्री पे 1 होता है। तो आपको कंफर्म हो चुका होगा कि cos 90 डिग्री जो होता है वो आपका 0 है। और किसी प्रोडक्ट में अगर एक भी मान आपका 0 हो गया, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो कहीं ना कहीं बीच में cos 90 तो होगा ही होगा। अगर एक भी मान आपको कंफर्म कहीं दिखा तो उस प्रश्न का उत्तर 0 ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है तो पूरा गुणा यहाँ पर 0 बन जाएगा, क्योंकि हमें बीच में cos 90 दिख रहा है और cos 90 का मान आपको पता है कि 1 0 है। 0 होने की वजह से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मैंने सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। सी ऑप्शन 0 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का माना जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर सहमति के साथ चौथे प्रश्न का उत्तर ले लीजिए 0। और देख रहा हूं मैं आपके ऑप्शन, देख रहा हूं मैं आपके रिस्पॉन्स को। आप में से अक्सर लोगों ने हमें 0 बता दिया है, बड़ी खुशी की बात है। ये देखिए, इस तरह के बहुपद के प्रश्न अक्सर सीरीज में आते हैं, अक्सर श्रृंखलाओं में आपको दिखते हैं, जहां पर आपको एक बहुपद दिखता है बढ़िया इस तरह का, जैसे इसमें क्यूबिक दिखा है, लिखा है 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 है। अगर इसको हम भाग किससे दे रहे हैं, x प्लस 3 से। किससे दे रहे हैं, x प्लस 3 से। तो भाग देने पर आपको पूछा है कि यहाँ पर इस प्रश्न के अंत में शेषफल, मतलब भाग देने पर x प्लस 3 से शेषफल क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, यह एक बहुपद है जिसको हम लोग यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। उससे कम घात का जो है आपको बहुपद दिया है x प्लस 3। एक्स प्लस 3 कम घात का दिया है, इससे भाग दूं और शेषफल हमारा शून्य, मतलब अगर शून्य आए तो कंफर्म हो जाता है कि यह इसका एक फैक्टर कहलाता है। अगर हम लोग यहाँ पर भाग देकर के शेषफल अतिरिक्त कुछ पाएंगे। अच्छा, शेषफल को निर्धारित करना आपने कई बार मेरे से सुना है और आप जानते हैं, ऐसी हर दशा में जो भाजक हो जिससे भाग दिया जा रहा है उसके मान को आप निकाल लीजिए। जैसे अगर x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -3 आएगा। अब अगर जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है px के रूप में अगर आप सोच रहे हैं तो p-3 रख दीजिए। मतलब आपको यहाँ से इस बात का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यह इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है, ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरे समीकरण में जहां जहां x है वहां वहां पे -3 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे रखने की कोशिश करी। इससे दो अंदाजा आपको, दो तरह के प्रश्न आपको मिल सकते हैं और आप बना सकते हैं। -3 की पावर 3, -3 की पावर 2 प्लस 11 गुणे -3 प्लस 1 है। अब जैसे इसका हल किया, देखिए -3 की पावर 3, तो आपको कन्फर्म है कि 27 होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। 27 को 3 से गुणा कर दे 81 होगा, बट नेगेटिव होगा। -3 का वर्ग 9, किसी का भी वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। 9 को 7 से गुणा करें तो 63 होगा, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे प्लस होता। -33 है प्लस 1 है। अब अगर हम इनको जोड़े, क्योंकि ये सब नेगेटिव है, सारे नेगेटिव जोड़ेंगे तो 3 3 6 1 7, तो 8 6 14 3 17, -177 हुआ। प्लस 1 है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो घटेगा ही और साइन बढ़ेगी लगेगी। -176 इज द राइट सोल्यूशन, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है सही उत्तर के तौर पर। आपका रिस्पॉन्स यहाँ प्रत्येक का दिख रहा है। आप सभी ने लगातार हमें उत्तर दे दिया है पांचवें प्रश्न का कितना, सी ऑप्शन, जो कि कितना दिया हुआ है -176 है द राइट सोल्यूशन। करेक्ट उत्तर है। ऐसे प्रश्न कभी भी आपसे मिस ना होने पाए, ऐसे प्रश्न हमेशा आप कर पाए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। साधारण ब्याज का एक अच्छा सा प्रश्न आपको दिखा है। आपने देखा है कि हम लोग कहीं पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक मिनिमम सा ब्याज मिलता है, प्राप्त ब्याज हम आप अचीव करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास कोई धन था, प्रिंसिपल जिसको आप लोग कहते हैं, उसको हम किसी ब्याज की दर पर, ब्याज भी दो तरह के होते हैं। एक साधारण होता है जो कि सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड है, उसको हमने निवेशित किया। ये 10 वर्षों में, मतलब यह धन 10 वर्षों में क्या हो गया, स्वयं का दुगुना हो गया। मतलब अगर आपके पास 1 रुपए थे तो आपने 10 साल में 2 रुपए प्राप्त किए। आपका अमाउंट क्या हो गया भैया, 2 रुपए हो गया। मतलब अगर आप 100 रुपए निवेश किए थे 200 प्राप्त किए, 1000 निवेश किए थे तो 2000 प्राप्त किए, 1 लाख किए थे 2 लाख प्राप्त किए। मतलब किसी भी हालत में आपने अपने पैसे को अगर 10 साल तक निवेशित किया तो आपका पैसा 10 सालों में जस्ट डबल हो गया, मतलब उतना ही बढ़ गया जितना आप स्वयं हैं। तो वृद्धि कितने की है बताओ, 1 की। अर्थात 1 आपका ब्याज है, 1 ब्याज है, 1 मूलधन है, 10 वर्ष का समय है, दर पूछा है। तो दर के लिए मैंने अपनी क्लास में एक वर्डिंग आपको समझाई थी हमेशा के लिए। मतलब मैंने कहा था कि आप दर को प्रोसेस करने जा रहे हैं, दर को निकालने जा रहे हैं। दर बेसिकली R% होता है, R%, जो कि अगर आप लिखो तो R/100 होता है, आप जानते हैं। जिसमें ए जो होता है ब्याज होता है, ये क्या होता है, ब्याज होता है, और ये मूलधन होता है हमेशा।
लेकिन हम इसके साथ तब इसको हम ऐसे कहते हैं जब हम इसमें समय को इन्वॉल्व कर देते हैं। जब इसमें हम क्या करते हैं, समय को इन्वॉल्व, मतलब हमारा साधारण ब्याज जो दो चीजों से कैलकुलेट किया जाता है, दर और समय से। आप देख रहे थे दर हमारा R% है, मैंने सोचा समय हमारा 10 वर्ष है, तो 10 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10R/100, 10 दहम में 100, मतलब ये R/10 हो गया। यहाँ पर ये SI है और ये आपका मूलधन है। अब इसकी तुलना लाके यहाँ पे कर दीजिए, R/10 बराबर मूलधन, ब्याज कितना है देखो 1 है, मूलधन भी 1 है, R का मान 10% हो गया, सीधा सीधा प्रोसेस है। R का मान भैया कितना हो गया 10%। वैसे भी आप देखते तो आपको कंफर्म हो जाता कि 1 की वृद्धि है। यहीं से अगर हम ब्याज निकालते तो 1 गुणे 100 बटा हम 1 करते तो 100% आता, बट 100% 10 सालों में है तो बटा 10 कर देंगे तो 10% ब्याज दर यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। हम लोगों ने क्लास में इसको खूब अच्छे से पढ़ा है, चाहे जो भी क्लास वाले हमें देख रहे होंगे। साधारण ब्याज को आपने डीपली पढ़ा है। हमने दो बातें आपको हमेशा समझाई है। साधारण ब्याज के दौरान अब दर और समय का ही उपयोग करना है हमको। दर समय को मर्ज करना है, दर समय को मर्ज करना है और तुलनाएं करनी है, और यही प्रक्रिया लगाकर किसी भी साधारण ब्याज के प्रश्न को बड़ी आराम से आप, बड़ी इजी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप में से अक्सर लोग सहमत होंगे, ऐसे प्रश्नों को आपने किया है, आप जानते हैं, और प्रोसेस करेंगे तो आपको ये सब प्रश्न बड़े आसान और इजी लगने लगेंगे। आइए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की बात किया जाए। एक साइकिल का सूची, सूची मतलब प्रिंटेड प्राइस, मूल्य लागत मूल्य से 20% ज्यादा निर्धारित किया जाता है। मतलब हमेशा एक दुकानदार का प्रोसेस यही होता है कि दुकानदार कोई सामान पहले खरीदता है, खरीद कर उसके दाम को बढ़ाता है, बढ़ाकर अंकित करता है। जैसे बढ़ाकर क्या करता है, अंकित करता है। अंकित मतलब बेसिकली प्रिंट करता है, जो ग्राहक को दिखाने के लिए होता है। फिर खरीदार जब आता है तो उसको वह 10% की छूट देता है, मतलब वो बेसिकली सबको देना पड़ता है। अक्सर दुकानदार में यहाँ पे कंपटीशन होता है तो सब लोग छूट का ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर देखा कि बेचने के दौरान उसने कुछ छूट करी, लेकिन उसका जो फायदा नुकसान होगा हमेशा क्रय मूल्य से ही काउंट किया जाएगा। इस स्थिति में एक दुकानदार सबसे पहले वस्तुओं के दाम को 20% बढ़ा के अंकित किया था, 20%। फिर ग्राहक जब आया तो उसको 10% की छूट दे दी। तो एक प्रकार से यह जो प्रक्रिया है वो सतत है, कंटिन्यूड है। जो कंटिन्यूड चेंज होके आएगा वही दुकानदारी में मिलने वाला लाभ या हानि होगा। ऐसे किसी भी कंटिन्यूड के दो तरीके होते हैं। एक सूत्र लगाते हैं आप लोग, सूत्र में a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100 आपने पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर 20 है तो 20 लाभ है, मतलब वृद्धि है, 10 की कमी है। अब देखो 20 माइनस 10 कर दो, माइनस 20 गुणे 10 बटा 100 कर दो, तो ये शून्य दो खत्म हो गए, 20 से 10 निकला, 10 में से 2 निकला 8। तो 8% अगर पॉजिटिव है तो यही लाभ, डी ऑप्शन जो कि 8 है, 8% का लाभ आपको नजर आ रहा है। तो राइट सोल्यूशन 8 है, 8% है। आप सबने लगभग लगभग हमें सहमति दे दी, सही उत्तर दे दिया। हम लोग इसको एक और प्रक्रिया से कर लेते थे, टेबल बना के। जैसे हमने देखा 20% बढ़ा के अंकित किया, तो 20% आप जानते हैं कि 1/5 होता है। उसी तरह से 10% की छूट दिया जो कि 1/10 होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 मूल्य को 1 बढ़ाया 6 प्रेजेंट किया ग्राहक के सामने। फिर 10 अगर बताया है तो 1 कम करके 9 में बेचा है। अब आप देखिए 10 बचे कितना होता है 50, 9 छंग कितना होता है 54, 50 से 54 मतलब 4 की वृद्धि, किसमें 50 में। तो 4 गुणे 100 बटा अगर मैं 50 करता हूँ, 50 दूना 100, 4 दूना 8, 8% का लाभ है दुकानदार को। यह प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी प्रक्रियाएं आपने फेस करी होंगी। कंपटीशन की तैयारी हम करते हैं तो जाहिर सी बात ऐसे प्रश्न पे अवेयर जरूर होते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि आप में से अक्सर लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत पढ़े हैं, जाने हैं, सीखे हैं। आज हम लोग यहाँ पर फिर से एक त्रिकोणमिति का प्रश्न देखो 8वें नंबर पर ला रहे हैं, और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, हमारे सामने साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा बराबर माइनस ए बाई बी है, माइनस ए बाई बी है। हमसे कॉस थीटा का मान पूछा है। मैं एक सूत्र जानता हूं, सूत्र का उपयोग करा सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हमने पढ़ा है। कॉस थीटा निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का भी निकालना होता है। कॉस थीटा दिया होता तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र दिमाग में रख लीजिए। हमें इसका उपयोग करना था तो मैंने कहा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब माइनस ए बाई बी का होल वर्ग। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस ए वर्ग बाई बी वर्ग। थोड़ा और सॉल्व करिए तो लिख सकते हैं बी वर्ग माइनस ए वर्ग डिवाइड बाई बी वर्ग। अब इसका वर्गमूल तो हो नहीं रहा है, इसको एज इट इज लिखो बी वर्ग माइनस ए वर्ग, बट बी वर्ग का वर्गमूल बी हो जाएगा। इसका उत्तर आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, और आपके लगातार रिस्पॉन्स दिख रहे हैं हमें डी ऑप्शन में, जो मैं देख पा रहा हूँ।
यही बड़ी खुशी है और यही एनर्जी मेरी। आप में से अक्सर लोगों ने हमें बता दिया। बट हम चाहते हैं कुछ बेसिक बातें भी इसकी जान लें, तो बेसिक बातें भी जानना आवश्यक है। जैसे हम लोग त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट है, उसको एक समकोण त्रिभुज पर बेस बना के चलते हैं। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है, उसके सामने कर्ण होता है, एक आधार होता है। अगर हमने इस कोण को थीटा यहां माना है तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। ये डिपेंड करता है, अगर मान लो आपने यहाँ थीटा माना था, इन केस अगर इसको थीटा मानते तो सामने वाला लंब होता है, बगल वाला आधार होता है। साइन का जो रूल है बेसिकली अगर आपने जाना है तो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर हम माइनस ए बाई बी की बात कर रहे हैं तो लंब है माइनस ए और कर्ण है बी। अब अगर पाइथागोरस आपने पढ़ा है तो आधार निकालने के लिए अंडर रूट बी वर्ग माइनस ए वर्ग करेंगे। माइनस ए वर्ग इसलिए क्योंकि माइनस माइनस ए का होल वर्ग आपने पढ़ा है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब हमारे पास cos थीटा का जो सूत्र होता है आपने पढ़ा होगा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब जो आपके पास है बी। अब देखो बेस क्या है, सॉरी यहां पर है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई कर्ण हमारा क्या है? बी है। तो आपने देखा कि वही चीज यहां से भी प्राप्त हो रही है जो चीज हमने पहले से आपको बता दिया था। अब इस तरह के प्रश्न का उत्तर हमेशा आप कर सकते हैं। 8वें का राइट सोल्यूशन आपने देखा कितना आ रहा है बताएं? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। ये हो गया हमारा 8वां। अब आप देखो जैसे हमारे पास इसने कहा कि एक ईंट की माप, ईंट हम सब लोग देखते हैं और ईंट है सबके घरों में, दरवाजे पे पड़ी होगी। हाँ, ईंट का उपयोग लेके घर बनाए जाते हैं। आजकल पहले कच्चे मकान होते थे। हाँ, अभी ईंट का उपयोग किया जाता है, पत्थर का उपयोग किया जाता है। ईंट की माप बेसिकली ईंट कुछ इस तरह से आपको मीजर करने को आपके घरों में होती है। मीजर नहीं, उपयोग करने के लिए बेसिकली ईंट की अपनी लंबाई, क्योंकि ये घनाभाकार होता है। हाँ, घनाभाकार होता है। इसका जो मेजरमेंट है 25 गुणे 16 गुणे 10 है। बस ध्यान रखना कि भैया सब ये सेंटीमीटर में है। किसमें है? सारे सेंटीमीटर में है। हमें इस ईंट को बिछाना है कहां पर? एक दीवार बनाने के लिए उपयोग में लाना है, जिस दीवार का जो मेजरमेंट है 24 गुणे 16 गुणे कितना है? 0.4। बट ये सब क्या है? मीटर में है। हमें कितनी ईंट चाहिए? ईंटों की संख्या निकालने के लिए जहां पे उपयोग किया जाता है उसका आयतन कर लो, डिवाइड बाई ईंट का आयतन कर दीजिए। तो ईंट का आयतन कितना है देखिए आप लोग? 25 गुणे 16, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, 6 है ये देखिए, जैसे गलती ना करिएगा। 16 गुणे आगे क्या है? 10 है। बस एक बात और ध्यान में रखना, वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो भैया आपका जो मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगा ना, वो 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 6 शून्य के साथ होगा। क्यों होगा? सहमत होंगे आप लोग। इसलिए क्योंकि सब अगर सेंटीमीटर में बनेंगे तो ए भी 100 ए भी 100 ए भी 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा, इसका एक दशमलव हटा दो, एक शून्य खत्म, अब बढ़ जाएगा। 2 शून्य ऐसे ही खत्म हो गए। बाकी का कटना पिटना सोचा जाए तो चलिए 25 चौके 100 होता है, 4 के बाद 2 जीरो आया। ठीक है, और देखा जाए ना, 4 चौके 16 होता है, 4 छंग 24 होता है, 36 है, 36 गुणे 4 कर दीजिए, 144 डबल जीरो। 144 डबल जीरो ए ऑप्शन में है, राइट सोल्यूशन है। इतने ईंटों की आवश्यकता पड़ी, कभी दीवार बनाना हो, फर्श बनवाना है। फर्श तो लोग मार्बल से आजकल बनवाते हैं, ईंटों से नहीं बनवाते हैं। तो फिर भी दीवार बनाने के लिए अगर ईंटों की आवश्यकता है तो, या फर्श बनाने के लिए है तो दीवार का आयतन या फर्श का आयतन डिवाइड बाई ईंट का आयतन, ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट पे काम कर रहा है तो हमने क्या किया यहाँ पर? हमने दीवार का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कुछ चीजें हमने ध्यान रखी है। मीटर को सेंटीमीटर में लिखने के लिए सबको 100 100 100, मतलब एक के बाद 6 जीरो, अर्थात हम 10 लाख से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। सब सेंटीमीटर्स में थे। कुछ कैलकुलेशन प्रोसेस हमने बेसिक किए हैं जो आपको समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। पहले ऑप्शन को हम भी लॉक कर रहे हैं, आप भी लॉक करिए। ऐसा लॉक करिए कि छूटे ना, निकले ना, भग ना पाए। आइए अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न, 3 घंटियां हैं क्रमशः 36 सेकेंड। देखो ध्यान से, पहली बेल है, दूसरी बेल है, तीसरी बेल है। 3 घंटियां हैं, बेल 1 बेल 2 एंड बेल 3। वो जो है 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी लोग। एक समय विशेष पर वे एक साथ बजने लगती हैं, वे कितने समय के बाद एक साथ बजने लगेंगी? मान लो एक समय वह विशेष था जब वो घंटियां एक साथ बजने लगी। इनका टिन टिन टन अलग अलग आवाज होती है, मोबाइल में जैसे घंटियां होती हैं, एक साथ सारी बज रही यहाँ पे। लेकिन अगला जो रूटीन इनका है, ये 36 सेकेंड बाद बजेगी। ये क्या करेगी? 48 सेकेंड बाद बजेगी। और अगला, सॉरी, ये 40 सेकेंड बाद बजेगी, अगला 48 सेकेंड बाद बजेगी। अब हमसे पूछा गया कि यह रूटीन या समय फिर कब आएगा?
एक समय तो ऐसा आएगा ही ना कि जब फिर वे साथ में हो जाएंगी। साथ होने का समय मतलब एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, तो अर्थात एक ऐसी संख्या जो एलसीएम कहलाए, मतलब एक ऐसी संख्या जो एलसीएम कहलाए। आप अगर 36, 48, 40 और 48 का एलसीएम निकालेंगे, तो मेरे हिसाब से आप सबसे बड़ी संख्या को अगर लेके चले 48, तो आपको 720 मिलेगा। कितना मिलेगा? 720। 720 वो पहली संख्या बनकर आएगी जो प्रत्येक से कट जाएगी। 720 ये क्या होगा? सेकंड होगा। अगर आप एलसीएम निकालो तो आपको एलसीएम के कई प्रोसेस पता है। आप बेसिक प्रोसेस पता है, डिवीजन मेथड पता है, अन्य कई सारे मेथड हैं। आप चाहें तो हम लोग यहाँ पर बेसिक से कर भी सकते हैं। 36 था, 40 था और क्या था? 48 था। अलग अलग प्रोसेस के थ्रू आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 720 सेकेंड आएगा। 720 सेकेंड मतलब हम इसके सारे ऑप्शंस को अगर मिनट में देख रहे हैं, तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 7 से 60 से भाग करना होगा। का भाग किया तो 12 से 1 मिनट आ रहा है, मतलब हम 12 मिनट बाद पाएंगे कि सभी घंटियां एक साथ फिर बजने लगी, एक साथ फिर बजकर अलाइन हो गई हैं। सबकी आवाज परस्पर मर्ज की हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि मंदिर में घंटियां बजती हैं कहीं और, इस तरह से अलग अलग घंटियां जो है एक साथ हर 12 सेकेंड मिनट बाद परस्पर अलाइन होकर के एक साथ बजने लगती हैं, जो हम फील करते हैं। 10वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन के तौर पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपने प्रत्येक ने उत्तर सही किया है और अच्छा लग रहा आपके रिस्पॉन्स को देख करके। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग आप सभी लोग इस सेशन को वैल्यूएबल बनाने के लिए सेशन को जिम्मेदारी से शेयर करा करें, लाइक करा करें, लोगों के रीच तक पहुंचाया करें। ये सेशन लास्ट का रहता है, रात का रहता है और इस सेशन का नोटिफिकेशन कोई नहीं आता। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही नोटिफिकेशन बने और अंत तक लोगों तक पहुंचाएं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी हमारा काम जो है, मैं प्रतिदिन के तौर पर, एक कमिटमेंट के तौर पर मैं आपके साथ लग कर इसको जरूर करूंगा। आइए 11 नंबर की बात किया जाए। एक रिंग की बाह्य त्रिज्या, रिंग जानते हैं आप लोग बेसिकली छल्ला। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट ग्राउंड जो होता है, जहां पे आपने देखा होगा यहाँ पर क्रिकेट की बैटिंग होती है, ये बाउंड्री का ये रस्सी लगी होती है ना, ये रस्सी होती है और ये एडवर्टीजमेंट वॉल होती है जहां पे एडवर्टाइज होता है। इसी को रिंग कहते हैं, इस रीजन को ही रिंग कहते हैं, इस रीजन को ही रिंग कहते हैं। अगर हम लोग इसका एक सेंटर बना लें, सेंटर देखिए, तो यहां से यहां तक इनर रेडियस होती है और यहां से यहां तक आउटर रेडियस होती है, बाह्य त्रिज्या होती है और आंतरिक त्रिज्या होती है। रिंग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम लिखेंगे पाई कैपिटल आर वर्ग माइनस आर स्मॉल आर वर्ग। ठीक है। अब देखो इस प्रश्न में क्या बोला है कि बाह्य त्रिज्या 10 है, आंतरिक त्रिज्या 8 है, तो पाई की जगह 22/7 कर दो। 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, घटा दे तो 36, तो कुल मिला के 22 गुड़े 36/7। गुणा करिए, 22 छक्के 132, 22 छक्का 132, 13 हासिल होगा, 22 तिया 66, 66 10 76 3 79, यही होगा ना? हाँ, 7 से भाग करिए। देखो ये ऑप्शन देखो, सारे ऐसे लिखे हैं कि इसमें देख कर लोग कंफ्यूज हो जाएं। आप बताओ क्या है, फटाफट बताइए कौन लोग कर पा रहे हैं। 7 1 के 7, 7 1 के 7, 2 6, 2 6 तो 7 3 21, नहीं, 7 1 के 7 हुआ, ये हमने कुछ गलत लिखा है। 22 तिया 66, 66 में 13 79, 7 1 के 7 हो गया, और फिर 7 1 के 7 हुआ, 2 6 हुआ, 7 3 21 हो जाएगा। 21 के बाद फिर 7 1 के 7 होगा, 7 चौके 28 होगा, फिर 7 3 21, देखिए 113.143, जो नियर आंसर मिल रहा है हमको, नियरेस्ट मिल रहा है, वो 113.143 हो रहा है। तो राइट सोल्यूशन आपने देखा कि सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। 11वें प्रश्न का आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, यही करेक्ट हल होगा। ये केवल कैलकुलेशन और आपको कंफ्यूज करने का प्रश्न था। अक्सर लोग गलतियां करेंगे क्योंकि 113 तक तो सबका आ रहा है, दशमलव के बाद यहाँ पर हमें कंफ्यूजन मिलेगी। तो फिलहाल वर्किंग थोड़ा सा आपको स्मूथली करनी है, समझदारी से करनी है, कूल और कॉम रह के करनी है। कभी भी घबरा करके, हड़बड़ा करके, इधर उधर के चक्कर में परेशान ना हुआ करें। प्रश्न को ध्यान से देखा करिए, ध्यान से मन लगाकर करने की हमेशा कोशिश किया करिए। एक रेखा चित्र दिया गया है, रेखा चित्र मतलब इस वृत्त के रूप में आप देख पा रहे होंगे, विजिबल वृत्त है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये देखो ऐसे है, ए है, यहाँ पर एक इस प्रकार का त्रिभुज भी जनरेट किया गया है ना, त्रिभुज के परिवृत्त एक वृत्त बनाया गया है, 38 डिग्री है। यहाँ पर एक फिर और वृत्त बनाया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है और ओ है, एक क्यू है और एक पी है। अब आप देखो इसने कहा हमसे, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें कि पी क्यू और ओ क्यू, पी क्यू और ओ क्यू रेखा चित्र में
ए पी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर देखा जाए तो यहां पर पीओ होना चाहिए था, ये गलत बोला है, पीओ ये सेंटर है, तो पीओ एंड ओपी जो ओक्यू जो वो आपके त्रिभुज एपी क्यू परिवृत्त की अगर अगर इसकी बात किया त्रिज्याएं हैं। अब इसने बोला है कि ए पी ए क्यू 38 है, मतलब ये 38। आपने कुछ रूल पढ़े होंगे वृत्त में, सेंटर अगर ये है, सरफेस पर दो बिंदु हैं, तो सेंटर पर जो कोण बनता है उस सतह पे बने कोण का दूना होता है। मतलब अगर यहाँ थीटा होता है तो यहाँ 2 थीटा होता है। अर्थात अगर ये 38 है, ये कितना होगा पता है? 76 होगा। कंफर्म है ना? 76 होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 38 अगर है तो 76 होगा, क्योंकि 38 गुना क्या होता है? 76 होता है। अब ये त्रिभुज है, और त्रिभुज भी अगर देखा जाए तो आपको पता है कि यह लेंथ इस लेंथ के बराबर है। तो त्रिभुज कैसा हो गया आप बताइए? त्रिभुज हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु में आपको कंफर्म है कि यह अगर भुजाएं बराबर है तो उनके विपरीत कोण भी परस्पर बराबर होंगे। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है, तो 100 अगर 80 से मैं अगर 76 घटा दूं तो 104 डिग्री होगा। 104 तो इन दोनों का जोड़ होगा ना, इसका आधा कर दें, आधा करने से 52 डिग्री। 52 डिग्री इस कोण का माप आएगा, जो कि आपको कहीं दिया है, हाँ पहले ही ऑप्शन में दिया है राइट सोल्यूशन के तौर पर। राइट सोल्यूशन 52 है। कितने लोग बताए हैं? सौरभ है, प्रियंका, सौरभ, सोराज, स्वराज, पंकज, लवकुश, विवेक, विवेक साख्या, कुमारी आसना, आप सबने हमें 12वें प्रश्न का उत्तर कितना बता दिया है? 52 डिग्री है राइट सोल्यूशन के तौर पर। आप नोट कर सकते हैं। प्रक्रिया आप समझ लीजिएगा, कैसी वर्किंग आपको एग्जाम में मिल सकती है। गलती की कोई गुंजाइश आप मत रखिएगा, जिससे कि ये प्रश्न आपके हो जाए। अगला देखिएगा, ये प्रश्न है, एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, कार्यालय किसी भी प्रकार का था, उसमें सभी कर्मचारी मतलब कर्मचारी लोअर लेवल के, अपर लेवल के, अपनी अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, उन सब का जो औसत वेतन था 3,560 रुपए प्रति माह था। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। अधिकारी जो थे लेवल के, उनका औसत वेतन 5,000। औसत मतलब आप जानते हैं कि एक ऐसी संख्या होती है जो सबको प्रेजेंट करती है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं मानी जाती, बट सबको डिटेल करती है। अधिकारियों का जो ऑफिसर लेवल के हैं, उन सभी का जो औसत वेतन है वो 5,400 है। जो गैर अधिकारी हैं, नॉन ऑफिसर हैं, उनका जो वेतन है वो 2600 रुपए है औसतन। और अगर संपूर्ण कर्मचारियों की बात किया जाए तो 3,560 है। आपने एलिगेशन प्रोसेस पढ़ा है, इस प्रश्न को एलिगेशन प्रोसेस से ही किया जा सकता है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इस तरह के प्रश्नों को एलिगेशन से करिए जब हमें एक प्रकार के दूसरे प्रकार के लोगों की संख्या या औसत, या हमें कंबाइन औसत पता हो, तो हम एलिगेट कर सकते हैं उनकी संख्या का अनुपात निर्धारित करने के लिए। आप क्या करिए, इन दोनों का फर्क देखिए। अच्छा, फर्क देखने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, सब में शून्य है, खत्म कर दो। अभी 540 है, 356 है, 260 है, डिफर करिए, डिफरेंस करिए एलिगेशन के लिए। अगर हमें संख्या मतलब जैसे देखो प्रश्न में क्या लिखा है, यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारी जो कि नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या क्या होगी? बताइए कितने लोग बता रहे हैं? अभी तक उत्तर नहीं आया किसी का। डिफरेंस करिए, 10 से 6 4 होता है, 13 से 5 8 होता है, 4 से 3 184 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस किया जाए तो 6 होगा, 15 से 6 9 होगा, 96 होगा। ये जो रेशियो है, जो अनुपात बन रहा है संख्या का, यही अधिकारी और नॉन अधिकारी मतलब ऑफिसर्स एंड नॉन ऑफिसर की संख्या का अनुपात होगा। मैंने थोड़ा काट पीट के सोचा तो 8 से जा रहा है, 12 8 96, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। इसने कहा था अधिकारी अगर 12 हैं, अधिकारी अगर 12 हैं तो जो नॉन अधिकारी हैं वो 23 होंगे। कोई संख्या तो है नहीं कि तुलना करने की जरूरत पड़ेगी। 23 राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। करेक्ट उत्तर है 13वें प्रश्न का 23 है। यह प्रक्रिया दिमाग में रख लेना। ट्रेडिशनल प्रोसेस टफ हो जाता है और ऐसे प्रश्नों को आसान नहीं करता है, मतलब प्रॉब्लम देता है, बट यह सब जो प्रक्रियाएं हैं आसान बना देती है प्रश्नों को। इस प्रश्न की बात किया जाए, ये जो अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, लगातार आप उत्तर बताइए हमें। रूट के अंदर 3 की पावर n है बराबर 729 है, 729 है। आप मुझे बताइए n का मान क्या होगा? n का मान यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे पहले n को बाहर निकालिए। आप एक काम करो, आपने एक चीज जाना होगा कि अगर रूट के n लिखा जाता है तो n की पावर 1/2 हो जाता है? जितना भी यहाँ पे रूट रहेगा वो बेस के ऊपर उतनी ही फ्रैक्शनल पावर चढ़ जाती है। उत्तर बताइए जिसका हो जाए। हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n/2, 3 की पावर n/2। n था, यहां पर 1/2 था, 1/2, या 3 की पावर क्या लिखा जा सकता है? 5, 6 लिखा जा सकता है ना, 3 की पावर 6, क्योंकि 5 पे तो 243 होगा। और फिर अगर हम लोग जो है इसको हम एक और बढ़ाएंगे 6 तो 729 हो जाएगा।
अब बेसिस अगर सेम है तो पावर बराबर हो जाती है, n/2 बराबर क्या होगा 6। n का मान भैया कितना होगा 12। n का मान आप सहमत है कि नहीं 12? हाँ सहमत होंगे। n का मान हो गया 12। कन्फर्म है? n का मान 12 है। अब ऐसे भी जनरली सोच सकते थे 6 है, अब 12/2 6 होगा तो इसके बराबर हो जाएगा। n का मान इस प्रश्न के लिए हम 14वें प्रश्न में क्या बता रहे हैं 12 है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। अब इसमें देखिए उत्तर आया आप लोग का, पीयूष का, सुधा मिश्रा का, विजय का, विजय बहादुर, रोहित, धर्म प्रकाश, कुमारी आसना, आप सभी लोग उत्तर दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ा रिस्पॉन्स है। आप अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, अब आइए इस पर बताइए। नेट स्लो चल रहा है इस समय। हाँ, चलिए नेट को तेज कर देते हैं हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न को करके। 6 की पावर 1.2 गुणे 36 की पावर, एक क्वेश्चन मार्क है, हम क्वेश्चन मार्क ही पूछ रखे हैं, इसको हम n कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है। 30 की पावर 2.4 है और 25 की पावर 1.3 है बराबर 30 की पावर 5 है। हमसे इस प्रश्न में कहा है कि भैया इसकी जगह क्या होगा। यही हम इसको करने के लिए मैं इसको दो पार्ट में पहले डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। सबसे पहले मेरी फोकस ये रहे क्योंकि मैं बार बार 6 देख रहा हूं और 5 को फेल कर पा रहा हूं ना। तो आप लोग कोशिश करके पहले एक प्रयास करिए कि आप इसको लिख दीजिए 5 गुणे 6 की पावर 5, अर्थात 5 की पावर 5 गुणे 6 की पावर 5। चलो अब देखिए हमें कहां कहा, जैसे इसमें देखो आप 6 की पावर 1.2 है, यह 36 की पावर मतलब 36 है ना, तो 6 की पावर 2n हो जाएगा गुणे, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तो 5 गुणे 6 की पावर 2.4 है, अर्थात 6 की पावर 2.4 है और 5 की भी पावर 2.4 है। और इसकी बात करें तो 5 की पावर 2 है गुणे अगर 1.3 कर देते हैं तो 5 की पावर भैया 2.6 है। अब 5 को अलग कर दिया, जैसे 6 की बात अगर करो तो 6 की पावर क्या होगा, आपको पता है बेसिस सेम होती तो पावर जुड़ जाती है। ठीक है, 1.2 2.4 देख रहे हैं ना, यहां पे जहां जहां 6 है प्लस 2n। अब देखिए 1.2 2.4 2n गुणे 5 की पावर अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 5 ही आ जाएगा, जो देखिए इसके समतुल्य हो गया है। ये कट जाएगा, इसकी कोई रोल नहीं है। अब कुल मिला के मेरे पास यह है और यह है। तो अब बेसिस अगर सेम है तो पावर भी आप कर दो। जैसे अगर देखो 6 की पावर कितना होगा 3.6 प्लस 2n बराबर यहां पे 6 की पावर 5 है। अब आधार अगर बराबर दिया, घाते भी बराबर कर दो तो 2n प्लस 3.6 बराबर 5 हो गया। 2n बराबर अगर घटा दे तो 1.4 है, n बराबर 0.7 होना चाहिए, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है राइट सोल्यूशन के तौर पर। राइट सोल्यूशन यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, आप सबने देखा कि कितना आंसर आया है, यहां पर सी ऑप्शन में 0.7 करेक्ट उत्तर के तौर पर आ रहा है। आप लोग यहां पर ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए 15वें प्रश्न का सही हल आपने किया है, जो कि आपके सामने है सी ऑप्शन में 0.7 है। आप सभी लोग इस तरह के प्रश्नों को करिए और आगे बढ़ करके अगले प्रश्न की बात करिए। फिर से हम बात करते हैं एक समबाहुभुज के। समबाहुभुज बेसिकली क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन। क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन। जैसे मैंने एक दिन चर्चा किया था आप लोगों से कि समबाहु त्रिभुज है, हाँ सभी भुजाएं बराबर है, सभी कोण बराबर है। एक वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर है, सभी कोण बराबर है। समखंडभुज है। तो इस प्रकार से हमारे सामने अलग अलग प्रकार के जो फिगर है जिसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियां रखिए कि बहिष्कोणों और अंतः कोणों का अंतर 60 डिग्री है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ बातें मैं बता दूं कि सभी बहिष्कोणों का योग, ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं। सभी बहिष्कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। एक बहिष्कोण, ध्यान से देखिएगा, एक बहिष्कोण प्लस एक अंतःकोण, अंतःकोण बराबर हमेशा 180 डिग्री होता है। इस प्रश्न में इसने कहा कि बहिष और अंतः का जो अंतर है वो 60 है, जिसमें जो अंतःकोण है बड़ा है। अंतःकोण क्या है, बड़ा है, उसके संगत बहिष्कोण की माप से जो अधिक है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर आपसे बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछा जाए तो संख्या कई चीजों पे डिपेंड करती है। फिलहाल वर्तमान स्थिति में संख्या, क्योंकि सभी बहिष्कोणों का योग अगर 360 है, उसको अगर हम एक बहिष्कोण से डिवाइड कर दें तो हमें संख्या अर्थात n पता चल जाएगा। अब आपने देखा कि अगर मान लो एक अंतःकोण A है, बहिष्कोण B है जिसका जोड़ 180 है। आपने देखा, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, अंतःकोण A है, बहिष्कोण B है, तो आपको इसका अंतर 60 है। हमसे अगर मान लो बहिष्कोण हमको निकालना है, छोटा वाला निकालना है,
तो याद रखिएगा, इसमें बड़ा वाला निकालने के लिए ऐसी स्थिति में दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, और अगर छोटा वाला निकालना है तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 बटा 2 करेंगे, 60 डिग्री होगा बहिष्कोण और 120 डिग्री होगा अंतःकोण। जोड़ दीजिए 180 घटा दीजिए 60। तो बहिष्कोण अगर 60 है तो भुजाओं की संख्या 360 बटा 60 होगा, अर्थात 6 भुजाओं की संख्या कुल कितनी हो गई, 6 है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। कुछ बेसिक जानकारियों के साथ इस प्रश्न को आपने हल किया, लगातार आपने उत्तर बताया। कितना आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। भुजाओं की संख्या 16वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग जरूर नोट करें, 6 करेक्ट आंसर माना जाएगा। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। आप सबने यहाँ पर करेक्ट उत्तर बताया है, एकदम सही उत्तर बताया है। आप सभी लोग इसको देख लीजिए और मेरे साथ अब बढ़ चलिए 17वें प्रश्न पर। आइए 17वें प्रश्न की बात किया जाए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाएगा ध्यान से देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला है कि 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी होते हैं अगर, तो किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं और 4 पुरुष उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। हम एफिशिएंसी को अगर डेट से, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्ग निर्धारित करते हैं, मतलब हमारी क्षमता और हम कार्य करने में लगा समय, परस्पर मल्टीप्लाई बिल प्रोवाइड्स अस टोटल टाइम, टोटल वैल्यू। हमने कहा 16 आदमी अगर रहते हैं जो किसी काम को 8 दिन में करते हैं। देखो भाई, 16 आदमी अगर किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो वही काम, देखो आगे लिखा है 20 महिला, 20 वुमेन एंड 4 पुरुष मिल करके 16 दिनों में कर पाते हैं। स्थिति आपने देखा, एक ही प्रकार का काम था, काम करने वाले अलग अलग लोग थे। 16 आदमी मिलके जिस काम को 8 दिन में करते थे, 20 औरतें 4 पुरुष मिलके उसी काम को 16 दिन में करेंगे। यहां से हम औरत और आदमी की कार्य क्षमता का अनुपात बना लेंगे। कैसे बनेगा, देखिए ए बना, ए कटा 8 आदमी और यहाँ पे क्या है 20 औरत प्लस 4 आदमी। अगर हम इसको इधर कर दे, 4 आदमी का काम 20 औरत के बराबर है, आदमी अधिक, यहां पर 4 पंचे 20। आप देख रहे हैं कि यहां पर आदमी और औरत की कार्य क्षमता 5:1 के अनुपात में बढ़ गई, बन गई। कहने का सेंस ये था कि अगर एक निर्धारित यूनिट समय में आदमी 5 काम करेगा तो औरत 1 ही काम कर पाएगी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इस प्रश्न में पूछा क्या, लास्ट देखो, उस कार्य को 10 महिलाएं अगर मिलकर करना चाहें तो कुल कितना वक्त लगाएंगी। सोचिए, जिस काम को 16 आदमी थे, ध्यान से देखते जाइएगा, 8 दिन में कर पाते थे, उसी काम को मैं अब 10 महिलाओं से कराने जा रहा हूं, उन्हें कितना दिन लग जाएगा। आइए क्षमताओं को देखा जाए। ये देख रहे हैं कंडीशन सेकंड, आदमी एक दिन में, एक यूनिट समय में 5 काम करता है। अगर एक, तो 16 आदमी होगा तो कितना काम करेगा, 5, और पूरा काम करेगा 8 दिन में। कंडीशन समझ रहे हैं, एक आदमी एक दिन में, एक ही दिन में अर्थात एक यूनिट समय में 5 काम करता है, तो 16 आदमी होते हैं तो 16 गुणे 5 और समय लगता है कुल 8। महिलाएं, एक महिला एक यूनिट समय में एक काम करती है, दिन कितना लग जाएगा। आपके देखिए रिस्पॉन्स हमें दिख रहे हैं। अब आप सोच लो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, 2 चौके 8 हुआ, 16 चौके 64 हुआ। 64 दिन राइट सोल्यूशन है, जो आपको सी ऑप्शन में दिया गया है इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के तौर पर। आप ऐसे प्रश्नों को देखते हैं परीक्षाओं में, होता क्या है कि यहाँ पर एफिशिएंसी दी होती है, नहीं, यहाँ पर तर्क दिए होते हैं। आदमी औरत के कार्य के हिसाब से हमें अपने हिसाब से एफिशिएंसी को निर्धारित करना होता है, और अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। आप सबने उत्तर हमें दिया, 17वें का राइट सोल्यूशन 64 दिन, जो सी ऑप्शन में अवेलेबल है। आप सभी नोट करिए और अब बढ़ चलिए 18वें प्रश्न पर। 18वां देखिए कितना है, क्या है, ये आसान है। जैसे देखो बीच बीच में आपको आसान प्रश्न दिखेंगे, एक दो एक। हमेशा ये कोशिश रहती है सीट बनाने के दौरान इजी रखो, मॉडरेटेड रखो, टफ रखो। हमेशा कोशिश करो कि जो आपको बैलेंस कर सके। परीक्षा कभी एक तरफ फोकस नहीं हो सकती है। कुछ लोग अभी जैसे कहते हैं सर, ये जैसे कैसे, क्या इतना इजी, क्या इतना टफ, ये कंफ्यूजन होता है। फिर दिमाग में रखो ग्रुप डी का ही पेपर है, ग्रुप डी का ही पेपर है, तो ग्रुप डी कोई आईआईटी का तो पेपर है नहीं कि बहुत टफ होगा। बहुत इजी नहीं, बहुत इजी भी नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है, और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना काम करो, ईमानदारी से पढ़ो, हर क्वेश्चन को नोट करो, सॉल्यूशन लिखो। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बैलेंस करा दूंगा, आपको वहां तक रीच करा दूंगा, वहां तक टफ करा दूंगा, यह ध्यान दीजिएगा, टच करा दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/5 है। देखो लड़कियां और लड़के, लड़कियों की संख्या
लड़कों की संख्या के 3/5, अर्थात लड़के 5 हैं, लड़कियां 3 हैं, और टोटल कितने हैं? 40 हैं, मतलब टोटल 40 हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो आसान हो गया। 3 5 8 होता है, 8 बराबर 40 कर दो। 8 बराबर 40 तुलना के तौर पर लड़के 5, 8 पंचे 40, 5 पचे 25, तो लड़के कुल कितने हो गए? 25। 25 इस प्रश्न का करेक्ट हल है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। राइट सोल्यूशन के तौर पर 18वां नंबर आपका इजी प्रश्न के साथ हमने कवर करा दिया। अब हम 19 पर बढ़ रहे हैं, और 19वां भी बहुत टफ नहीं है, आसान ही है, बस एक बहुभुज का संबंधित प्रश्न है। बहुभुज कोई भी हो, जैसे अभी एक रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे थे, मतलब कोई भी हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, अगर किसी बहुभुज में भुजाएं n है, क्या है? भुजाएं n है, तो उसके सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है बताइए? n-2 इंटू 180 डिग्री। पंचभुज में 5 भुजाएं, तो 5 में से 2 निकलेगा, 3 गुणे 180 कर दें तो 540 डिग्री किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग होगा। अब इनके जो कोण है इस अनुपात में है, किस अनुपात में है? 1, 3, 5, 7 और 11। योग कितना है? 540। सबसे छोटा कोण पूछा है, 3 1 4 5 9 7 16 11 27। 27 बराबर 540, अर्थात 1 बराबर क्या होगा? 27 दूना 54 होता है, 20 डिग्री आना चाहिए सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण उस पंचभुज का डी ऑप्शन है, 20 डिग्री है, राइट सोल्यूशन है। लगातार तेजी के साथ आने वाला कमेंट है आपका, और यही सबसे बड़ी हमारी एनर्जी है जो आप दे रहे हैं। आप उत्तर करते जाइए, प्रश्नों को हल करते जाइए, किसी भी दशा में कंफ्यूज ना होइए। एक और प्रश्न 20वां नंबर आपने देखा, यहां पर क्या दिया है? भिन्न है, भिन्नों में छोटा बड़ा निर्धारित करना प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, और ऐसे प्रश्न कभी कभी बनते हैं, जैसे आप भिन्न की बात कभी भी करते हो तो आपके दिमाग में आता है सर, अगर अंश, जैसे हम लोग स्कूल में यही करते आए हमेशा, अंश अगर बराबर है, हर बराबर है, निर्धारित कर देते हैं। हर बराबर होने की दशा में अंश चेक करते हैं, जो अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा वह भिन्न छोटा। हर, देखो ये तो हर की दशा में, अंश अगर बराबर है तो हर चेक करते हैं, जो हर छोटा वो भिन्न बड़ा, जो हर बड़ा वह भिन्न छोटा, उल्टा होता है। अंतर भी देख लेते हैं, अंश हर का डिफरेंस भी देख करके निर्धारित करते हैं। अगर ये सब कुछ मैच नहीं करता है तो मैं कहता हूं भैया आप एक काम करो, छोटा सा वर्ग कर लो। वर्ग भी बहुत आसान है, जैसे 7/9, देखो पहला क्या है? 7/6, सॉरी 9 नहीं है, इसको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि यह 1 से बड़ा है, इम्प्रॉपर है, तो 1 से बड़ा है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पर 9 से इसको डिवाइड, 9 सते 63, 9 सते 63, साथ साथ ही चलेगा, 5 अठे 40, इसको करिए 7 सते 49, 7 एक, सबसे छोटा पूछा था तो 7 1 है, 7 7 है, 5/7 है, 5/7 है, 5/7 है। बी ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए करेक्ट उत्तर। करेक्ट उत्तर है, हमने हर समान कर दिया, सबका एक कर दिया, उस हिसाब से 5/7 को इस प्रश्न का हल बना दिया। मेंसुरेशन का एक प्रश्न है 21 नंबर, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, कहा गया, देखो दो फिगर की बात की जा रही है इस प्रश्न में। 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज था जिसका, अब चाहे समकोण हो कुछ भी हो, मेरे इससे हमसे मतलब नहीं है, 12 सेंटीमीटर इसका आधार है, ठीक है, ऊंचाई सर्टेन अपनी एक होगी। इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, ये आप जानते हैं। किसी एक वर्ग, देखो ध्यान से, एक वर्ग है जिसकी भुजाएं 12 हैं, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसका एरिया भैया क्या होगा? 12 गुणे 12 होगा, आपको पता है। इसने कहा है कि 12 सेंटीमीटर आधार वाला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज की ऊंचाई बता दो, ठीक है, त्रिभुज के ऊंचाई बता दो। हम लिखेंगे 1/2 गुणे आधार इसका कितना है? 12 गुणे ऊंचाई h बराबर उसका क्षेत्रफल 12 बराबर में 144, मतलब 12 गुणे 12। एक 12 तो यहीं से खत्म हुआ, h बराबर 12 दूना 24 होगा, अर्थात उस त्रिभुज की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर होगी, जो 21वें प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। 24 राइट सोल्यूशन है, मैं देख रहा हूं लगातार आपके रिस्पॉन्स हमें दिख रहे हैं। 24 डन कर दीजिए आप लोग करेक्ट आंसर के तौर पर। हम लोग अब 24 छोड़कर, 21 छोड़कर बढ़ेंगे 22 पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3 है? किस समीकरण के मूल -2 और 3 है? आप ध्यान से देखना कि कभी भी, जैसे आप देख रहे हैं कि सारे समीकरण कैसे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक अर्थात द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण मूल जो उसके होते, पहले जनरल समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसके मूल अल्फा और बीटा अगर हैं,
अल्फा और बीटा मूल होने पर समीकरण निकालना, देखो दो चीजें हैं, एक तो है सब्स्टिट्यूट कर दो, रख कर देख लो, जो वेरीफाई करे वही आंसर है। द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, दो बार रख रख के देखना पड़ेगा। एक तो ये प्रक्रिया हो गई, दूसरी प्रक्रिया ये होती है कि आप जो है समीकरण ही बना लो मूलों की हेल्प से। अगर मूल अल्फा और बीटा दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स के टर्म में बना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये प्रोसेस है समीकरण बनाने का। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 तो +1 हो जाएगा, प्लस -2 इंटू 3, एक्स वर्ग माइनस एक्स माइनस 6, एक्स वर्ग माइनस एक्स माइनस 6। आप देखो पहला ही ऑप्शन है जो कि वह समीकरण है जिसके मूल क्या है, -2 और -3 है। आप रख करके भी देखते तो भी उत्तर वही आता। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर माना जाता। आइए हम लोग यहाँ पर 22वां डन कर चुके हैं। भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, सब समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 23वें नंबर पर। 23वें नंबर की बात किया, एक कमरे के फर्श का परिमाप, जिस कमरे में आप हम हैं, हम अलग हैं आप अलग हैं, तो आप अगर देखोगे तो कमरे का जो मेजरमेंट है, जो फर्श है, वो लंबाई इंक्लूड करता है, चौड़ाई इंक्लूड करता है। परिमाप की अगर मैं बात करूं, परिमाप की, तो ट्वाइस एल प्लस बी होता है, ये आपको अच्छे से पता है। कमरा, अब जैसे ऊंचाई है इस कमरे की, देखो हाइट है अपनी एक सर्टेन, तो इस कमरे की अभी अपनी एक ऊंचाई है जो कि 3 मीटर है। हमसे पूछा कमरे की दीवालों का क्षेत्रफल। दीवालों का मतलब क्या, ना फर्श ना छत, ये जो चार दीवालें हैं, कहते हैं ना चार दीवारी में पैक हैं, सामने की दीवार, पीछे की दीवार, बगल की दीवार, बगल की दीवार, चार दीवालें जो हैं, जिसमें होता क्या क्या आप समझो, लंबाई के साथ ऊंचाई होता है, चौड़ाई के साथ ऊंचाई होती है, दो दो बार। तो हम कभी भी चारों दीवालों का जो क्षेत्रफल लिखे हैं आज तक, चारों दीवालों का क्षेत्रफल लिखे हैं, वो यही लिखे हैं, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच लिखे हैं। भैया ट्वाइस एल प्लस बी का मान तो आपको देखो दिया है कितना, परिमाप 18 दिया है, हम लिखेंगे 18, और ऊंचाई उसने बाई डिफॉल्ट 3 दिया है, 18 3 54 हो गया। तो याद रखिए इस तरह का प्रश्न अगर बने, परिमाप दिया है और कमरे की ऊंचाई दिया है, तो हम बता सकते हैं कमरे की चारों दीवालों का क्षेत्रफल, जो कि आ रहा है इस प्रश्न के हिसाब से 18 गुणे 3 64, आप 54 राइट सोल्यूशन के तौर पर आप लगा सकते हैं। ये आया हमारे पास एक 24वां नंबर। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। हम आप जो लोग बता सकते हैं प्लीज उत्तर बताएं। इस प्रश्न के एक अच्छे लेवल के प्रश्न की अगर बात किया जाए, 124 की पावर n है और 124 की पावर n प्लस 1 है। अब इसने कहा कि अगर हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, कि मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक बताओ जहां पे n एक पूर्ण संख्या है, मतलब n क्या है, शून्य से लेकर कुछ भी हो सकती है। हाँ, n कुछ भी है, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कभी भी अगर किसी आधार, ध्यान से देखते जाइएगा, का मान यदि 4 है, आधार का मान यदि 4 है, उसके ऊपर लगी पावर, जैसे देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं, आधार के ऊपर पावर लगाए हैं और लगाया है मैंने देखा। अगर आधार 4 है, पावर n है, फिर से इसको देखो मेंशन करता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आधार की इकाई 4 है, पावर जो है एक सम संख्या है, पावर क्या है, एक सम संख्या है, तो किसी भी स्थिति में, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखिए, 4 की पावर अगर n है, n का मान अगर सम है, तो हर दशा में अंत में 6 आएगा, और n का मान अगर विषम है, तो हर दशा में आपको 4 एज इट इज मिल जाएगा। कभी भी अगर किसी भी संख्या के अंत में 4 है और 9 है, 2 के लिए हम बात करते हैं, 9 के लिए भी बता देता हूं, जरूरत नहीं है फिलहाल। 9 की पावर भी ऐसे अगर n है, n अगर सम है तो 1 आता है, n अगर विषम है तो 9 एज इट इज रह जाता है। आपने इसको पढ़ा होगा। वही सेम कोशिश यहां पे भी की गई है प्रश्न को बनाने के दौरान। 4 की पावर अगर n है और पावर, सॉरी, 4 की पावर n अगर सम है तो 6 आएगा, n अगर विषम है तो हमेशा क्या आएगा बताइए, ये 4 एज इट इज रह जाएगा। जैसे इस प्रश्न की बात किया जाए, n को बताया नहीं कि n है क्या, बट आपको कंफर्म है, अगर ये सम है तो यहां विषम होगा, अगर ये विषम है तो यहां सम होगा। भाई सम में एक जोड़ दो विषम, विषम में एक जोड़ दो सम, तो कंफर्म है एक जगह अगर 6 होगा, एक जगह स्पष्ट 4 एज इट इज होगा। अब 6 4 को अगर हम जोड़ देंगे अंतिम को, तो अंतिम में क्या मिलने वाला है, शून्य। क्या मिलेगा बताएं, शून्य। डी ऑप्शन कितने लोगों ने बताया है, डी ऑप्शन कितने लोगों ने बताया है, और कंफ्यूजन है तो भी बताएं। हाँ, यस, वेरी गुड। तो इट्स अ जीरो, जीरो, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज थे स्टार्टिंग में। क्या आप सहमत हैं, समझ गए बातों को, एक बार थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। और अगले अंतिम प्रश्न पर मैं बढ़ रहा हूं, अंतिम प्रश्न की तरफ आ रहा हूं।
बस आपकी जिम्मेदारी जो बनती है, आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्रतिदिन रात को 9 बजे जरूर उपलब्ध रहिएगा इन सेशन को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट प्रश्न पर मैं पहुंच रहा हूं, 25वें प्रश्न की बात मैं कर रहा हूं। और इस 25 प्रश्न की बात किया जाए तो यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने 3 प्रकार की प्रोग्रेशन पढ़ी है, जनरल जो होती हैं, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक। इसमें क्या होता है कि ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें जो पद हैं वो इस रूप में है, इस रूप में है, ऐसे बढ़ते चले जाएं। मतलब ये पहला पद, और यहां पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, मतलब पहला पद है, पहला पद है। और आर क्या है, सार्वंतर है, नहीं सार्वानुपात है। सार्वनुपात का मतलब ऐसे, जैसे मान लो पहला 1 है, अगला 2 है, अगला 4 है, अगला 8 है, अगला 16 है, इसी को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। देखो 2/1, 4/2, 8/4, तो देखिए सब में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। कभी अगर गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद और सारानुपात पता है तो हम 2-3 चीजें इसमें कर सकते हैं बड़े आराम से। एक तो कि कोई भी पद निकाल सकते हैं, यनवा पद, टीएन, मतलब यना पद अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सूत्र होता है यनवा पद बराबर, देखो जैसे ऐसे समझिए, पहले पद में भैया आर की पावर 0 है, दूसरे पद में आर की पावर 1 है, तीसरे पद में आर की पावर 2 है, मतलब जो पद आप फाइंड करना चाहते हैं उसमें आर की पावर n-1 है। तो टीएन मतलब ए आर की पावर n-1, ये पैटर्न हो गया। ए की जगह कितना रख दें, 2, आर की जगह 3 की पावर, पांचवा निकालना है 4 रखना पड़ेगा, तो 2 गुणे 3 की पावर 4 81 होता है, 162 आएगा, पांचवा पद 162 होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सबने हमें लगातार उत्तर बताया है और आज के सेशन का मैंने 25 प्रश्न डन किया है, अंतिम प्रश्न आपने कवर किया है। आशा करता हूं अन्य दिनों की तरह यह सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, लाइक आया होगा, बेसिकली पसंद आया होगा। बार बार बोलते हैं जैसे लाइक करो, तो चलो ठीक है, आप इस सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, प्रतिदिन रात को किसी भी हालत में कहीं भी रहिए, जुटकर दोनों पढ़ाई करिए, हर प्रश्न को करिए। अपनी परीक्षा जो आगे आपने टारगेटेड फेस किया है, संस्थान उसके लिए कमिटेड है, हमारा प्रयास उसके लिए कमिटेड है। आप हर व्यक्ति की एक्टिविटीज, आलोक सर से लेके रवि सर और प्रत्येक सदस्य जो भी हमसे जुड़े हैं संस्थान में, सभी का कमिटमेंट और जो है प्रोसेस आप देख रहे हैं। आइए हम लोग इस सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बस इतना कहूंगा कि सेशन के लिए, सेशन को लेकर कोई भी फीडबैक हो, सुझाव हो, कोई बात हो, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, क्या हमें और करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसके जो आपकी थॉट्स है, जो आपकी फीलिंग्स है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेषित करिएगा। हम आपका इंतजार वहां पे करते हैं और आपकी बातों पर हमेशा अमल करने की कोशिश करते हैं। ढेर सारा प्यार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।